प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गियर ट्रेन की स्टडी करेंगे। इस पूरे चैप्टर पीपीटी के अंदर हम लोग गियर ट्रेन, उसके डिफरेंट टाइप जिसमें सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन की स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू कोर्स ऑब्जेक्टिव एंड कोर्स आउटकम। द मेन कोर्स ऑब्जेक्टिव इज to develop competency in understanding of theory of all type of gear trains. Second is to understand the analysis of gear train. After learning this topic, a student will be able to understand fundamental of gear train theory. A student will be able to perform velocity ratio analysis of simple, compound, reverted and epicyclic gear train. The student will be able to analyze speed and torque in epicyclic gear train, which will be the prerequisite for gearbox design. Now, what is gear? Gear होता क्या है? As we know, gear is a machine element which is used to transmit power from one shaft to another shaft. A gear drive is also provided when the distance between the driver and the follower is very small. गियर ट्रेन, जब दो या दो से अधिक गियर आपस में एंगेजमेंट में या मैशिंग में होते हैं जिससे कि वो पावर ट्रांसमिट कर सके, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग गियर ट्रेन कहते हैं। द नेचर ऑफ गियर ट्रेन used depend upon the velocity ratio required and the relative position of the shaft of axis. A gear train may consist of spur, bevel or spiral gear. Type of gear train. व्हील के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग गियर ट्रेन को चार टाइप से में डिवाइड किया गया है। सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन और एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। इनमें से शुरुआती तीन गियर ट्रेन में एक्सिस ऑफ शाफ्ट जिस पर गियर माउंटेड है वो रिलेटिवली फिक्स होती है। वहीं एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में एक्सिस ऑफ शाफ्ट किसी एक फिक्स एक्सिस के रिलेटिव मूव करती है। नाउ सिंपल गियर ट्रेन, जब प्रत्येक शाफ्ट पर एक ही गियर माउंट होता है तो इस अरेंजमेंट को सिंपल गियर ट्रेन कहते हैं। जब दो शाफ्ट जिनके बीच की डिस्टेंस कम है उनके गियर 1 और गियर 2 आपस में मैशिंग में होते हैं, चूँकि गियर 1 गियर 2 को ड्राइव करता है इस कारण उसे ड्राइवर गियर और गियर 2 को ड्रिवन गियर कहते हैं। हम यहाँ इस डायग्राम के अंदर इसे देख सकते हैं। ये गियर 1 है, ये गियर 2 है। गियर 1 गियर 2 को ड्राइव कर रहा है, दैट्स वाई गियर 1 ड्राइवर कहलाया। गियर 2 को गियर 1 ड्राइव कर रहा है इसलिए गियर 2 ड्रिवन गियर कहलाता है। यहाँ पे एक और बात हमें नोट करनी है कि यहाँ ड्राइवर जो गियर है वो यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो ड्रिवन गियर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। चलिए अब हम बात करते हैं स्पीड रेशियो की। स्पीड रेशियो होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं स्पीड रेशियो और गियर ट्रेन रेशियो is ratio of speed of a driver to the speed of driven or follower, and ratio of speed of any pair of gear in mesh is the inverse of their number of teeth. Therefore, speed ratio is equal to n1 upon n2 is equal to t2 upon t1. यहाँ n1 ड्राइवर गियर के आरपीएम है और n2 ड्रिवन गियर के आरपीएम है। सिमिलर वे में T1 ड्राइवर गियर के नंबर ऑफ टीथ है, T2 ड्रिवन गियर के नंबर ऑफ टीथ है।
यदि दोनों शाफ्ट की डिस्टेंस ज़्यादा हो तो पावर ट्रांसमिशन दो मेथड से होगा। पहला, हमें लार्ज साइज के गियर का उपयोग करना पड़ेगा, परंतु यह मेथड इनकन्वीनियंट और अनइकोनॉमिकल होता है। वहीं दूसरा मेथड होता है जिसमें हम एक इंटरमीडिएट गियर का उपयोग करते हैं। जैसे डायग्राम ए में देखें हम लोग, तो यहाँ पे आपको 3 गियर दिख रहे हैं। ड्राइवर गियर, बीच वाले गियर को हमने नाम दे दिया इंटरमीडिएट गियर, और तीसरा जो गियर है उसे फॉलोअर कहा है। तो यहाँ फर्स्ट ड्राइवर गियर और इंटरमीडिएट गियर एक सिंपल गियर ट्रेन मशीन बना रहे हैं, जिसमें ड्राइवर गियर रोटेट कर रहा है इंटरमीडिएट गियर को। सेकंड केस के अंदर इंटरमीडिएट गियर और फॉलोअर आपस में सिंपल गियर ट्रेन बना रहे हैं, जिसमें इंटरमीडिएट गियर ड्राइवर का काम कर रहा है और फॉलोअर का वर्क कर रहा है। यदि ड्राइवर गियर को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करें तो इंटरमीडिएट जो गियर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। वहीं सेकंड सिस्टम के अंदर इंटरमीडिएट गियर यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में फॉलोअर गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा। चलिए बात करते हैं अब फिगर बी में। फिगर बी में ड्राइवर और फॉलोअर गियर के अलावा 2 इंटरमीडिएट गियर भी यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं। इंटरमीडिएट गियर 1, इंटरमीडिएट गियर 2। यहाँ पर ड्राइवर गियर और इंटरमीडिएट गियर आपस में मैशिंग में है। यहाँ यदि ड्राइवर गियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में इंटरमीडिएट गियर 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा। नाउ इंटरमीडिएट गियर 1 और इंटरमीडिएट गियर 2 आपस में मैशिंग में है, जहाँ इंटरमीडिएट गियर 1 वर्क कर रहा है एज ए ड्राइवर और इंटरमीडिएट गियर 2 वर्क कर रहा है एज ए फॉलोअर। यदि इंटरमीडिएट गियर 1 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर इंटरमीडिएट गियर 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा। सिमिलर वे में अब इंटरमीडिएट गियर 2 और फॉलोअर आपस में मैशिंग में है, जहाँ पर इंटरमीडिएट 2 वर्क कर रहा है एज ए ड्राइवर। चूंकि इंटरमीडिएट गियर 2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में फॉलोअर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो यहाँ पर दोनों डायग्राम से फिगर 1A और फिगर बी दोनों को रीड करने पर हम लोग देख रहे हैं जहाँ पर इंटरमीडिएट गियर की संख्या ऑड है, मतलब विषम में है, वहाँ पर ड्राइवर और ड्रिवन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, मोशन का डायरेक्शन सेम होगा। वहीं जहाँ पर इंटरमीडिएट गियर की संख्या सम में है, इवन नंबर है, वहाँ पर ड्राइवर और ड्रिवन दोनों का मोशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। चलिए अब बात करते हैं हम स्पीड रेशियो की। स्पीड रेशियो जब हमारे इंटरमीडिएट गियर यहाँ पे वर्क करता है तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ड्राइवर गियर 1 है, इंटरमीडिएट गियर जिसको हमने गियर 2 नाम दिया है, ड्रिवन गियर जिसे हमने गियर 3 नाम दिया है। तो पहली कंडीशन के अंदर ड्राइवर गियर 1 और इंटरमीडिएट गियर आपस में मैशिंग में, यानी गियर 1 और गियर 2 मैशिंग में है। तो यहाँ स्पीड रेशियो N1/N2 बराबर T2/T1 होगा, जहाँ N1 ड्राइवर गियर की रोटेशन आरपीएम है। सिमिलर वे में N2 इंटरमीडिएट गियर की रोटेशन आरपीएम है। T1 ड्राइवर गियर के नंबर ऑफ टीथ है। T2 इंटरमीडिएट गियर के रोटेशन ऑफ इंटरमीडिएट गियर के टीथ है, नंबर ऑफ टीथ है। तो इसको हमने इक्वेशन को नाम दे दिया N1/N2 बराबर T2/T1 और इस इक्वेशन को हमने नंबर दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर वे में अब गियर 2 और गियर 3 आपस में मैशिंग में है, जहां पर गियर 2 वर्क कर रहा है एज ए ड्राइवर और गियर 3 फॉलोअर है यहाँ पर। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम लोग स्पीड रेशियो का फॉर्मूला निकालते हैं तो आता है N2/N3 बराबर T3/T2, जहाँ N2 गियर 2 की आरपीएम है, T2 नंबर ऑफ टीथ है, N3 ड्रिवन गियर की आरपीएम है, T3 ड्रिवन गियर के नंबर ऑफ टीथ है। तो ऐसी कंडीशन में N2/N3 बराबर हो जाएगा
T3/T2। चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो N1/N2 इंटू N2/N3 बराबर हो जाएगा T2/T1 इंटू T3/T2। फाइनली N2 से N2 को हम कैंसिल आउट करेंगे, इधर T2 से T2 को कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनली हमारी इक्वेशन बन के आएगी N1/N3 बराबर T3/T1। ये जो इक्वेशन है ये स्पीड रेशियो यहाँ पे डिनोट कर रहा है। यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट गियर हमने कंसिडर किया है जो कि हमारा गियर 2 था। वो इंटरमीडिएट गियर 2 यहाँ कहीं भी ना आरपीएम की फॉर्म में ना नंबर ऑफ टीथ की फॉर्म में हमारे इस फॉर्मूले में कंसिडर हो रहा है। यानी स्पीड रेशियो गियर ट्रेन का स्पीड रेशियो इंडिपेंडेंट होता है इंटरमीडिएट गियर के, ठीक है। यानी अगर हम बात करें क्योंकि यहाँ पे स्पीड रेशियो के अंदर इंटरमीडिएट गियर का कोई रोल नहीं है, दैट्स वाई इंटरमीडिएट गियर को हम लोग कहते हैं आइडल गियर। इंटरमीडिएट को हम लोग क्या कहते हैं? आइडल गियर। तो ये आइडल गियर जो है ये बेसिकली 2 पर्पस के लिए हम लोग यूज लेते हैं। फर्स्ट, टू कनेक्ट गियर वेयर लार्ज सेंटर डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, मतलब जहाँ पर ज़्यादा सेंटर डिस्टेंस है वहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट गियर का उपयोग करते हैं। सिमिलर वे में टू ऑब्टेन डिजायर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ड्रिवन गियर, मतलब ड्रिवन गियर में हमारे को उसका मोशन का डायरेक्शन कौन सा चाहिए उसको कंसिडर करने के लिए भी हम लोग इंटरमीडिएट गियर का उपयोग करते हैं। कंपाउंड गियर ट्रेन, when there are more than one gear on a shaft as shown in figure it is called a compound train of gear। जब किसी शाफ्ट पर एक से ज़्यादा गियर होते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3 शाफ्ट है, शाफ्ट 1, 2 एंड 3। उनके ऊपर शाफ्ट 1 में गियर A, शाफ्ट 2 पर गियर B एंड C एंड शाफ्ट 3 पर गियर D माउंटेड है। शाफ्ट 1 पर गियर A ड्राइव कर रहा है गियर B को। चूँकि गियर A क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर गियर B एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करेगा। चूँकि गियर B शाफ्ट 2 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है, इसी वजह से गियर C भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मोशन करेगा। और गियर B एंड गियर C दोनों चूंकि कंपाउंड गियर है इस वजह से दोनों की आरपीएम भी सेम होगी। चूंकि गियर C एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में गियर D क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मोशन करेगा। यहाँ पे एक चीज़ हमारे को यहाँ समझने की है कि जिस तरीके से सिंपल गियर ट्रेन में इंटरमीडिएट गियर जो होता है वो शाफ्ट के बीच की डिस्टेंस को कम करता है, परंतु इंटरमीडिएट गियर में जब कंपाउंड गियर प्रोवाइड किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो स्पीड रेशियो का एनलार्जमेंट एंड रिडक्शन है वो गेन किया जा सकता है। मतलब कि यदि हमारे को ज़्यादा स्पीड रिडक्शन करना हो या इंक्रीज करना हो तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन का उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन के स्पीड रेशियो की। यहाँ फिगर में हमें 4 शाफ्ट दिखाई दे रही है, शाफ्ट A, शाफ्ट B, शाफ्ट C एंड शाफ्ट D। शाफ्ट A पर गियर 1 माउंटेड है, शाफ्ट B पर कंपाउंड गियर 2 एंड गियर 3 माउंटेड है, शाफ्ट C पर भी कंपाउंड गियर 4 एंड गियर 5 माउंटेड है एंड शाफ्ट D पर गियर 6 माउंटेड है। यहाँ गियर 1 और गियर 2 आपस में मैशिंग में है, इस वजह से गियर 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है जो कि गियर 2 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करवा रहा है। चूँकि गियर 2 एंड गियर 3 दोनों कंपाउंड गियर है इस वजह से दोनों के आरपीएम भी सेम होगी प्लस उनके मोशन का डायरेक्शन भी सेम होगा। इस वजह से गियर 2
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इसी वजह से गियर 3 भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मोशन करेगा। चूँकि गियर 3 गियर 4 के साथ में मैशिंग में है, ऐसी कंडीशन के अंदर चूँकि गियर 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में गियर 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। गियर 4 एंड गियर 5 कंपाउंड गियर है, इस वजह से गियर 4 एंड गियर 5 के आरपीएम सेम होगी और उनका मोशन का डायरेक्शन भी सेम होगा। गियर 5 और गियर 6 अब मैशिंग कंडीशन में है, चूँकि गियर 6 ड्रिवन है और गियर 5 ड्राइवर है, इस वजह से गियर 5 गियर 6 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। तो यहाँ हम देखें गियर 1 और गियर 2 जब मैशिंग कंडीशन में है तो उनका स्पीड रेशो N1/N2 बराबर T2/T1 होगा, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 से डिनोट कर लेते हैं। गियर 3 एंड गियर 4 आपस में मैशिंग कंडीशन में है, जिसका स्पीड रेशो N3/N4 बराबर T4/T3 होगा, जिसे हम इस इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं। सिमिलर वे में गियर 5 एंड गियर 6 भी आपस में मैशिंग कंडीशन में है, दैट्स वाई इनका स्पीड रेशो N5/N6 बराबर T6/T5 होगा। इन तीनों को हमने इक्वेशन 1, 2 एंड 3 का नाम दिया है और नेट स्पीड रेशो डिफाइन करने के लिए हमने तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो N1/N2 इंटू N3/N4 इंटू N5/N6 इज इक्वल टू T2/T1 इंटू T4/T3 इंटू T6/T5। चूँकि N2 और N3 बराबर है, इसलिए आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलर वे में N5 एंड N4 बराबर है, इसलिए वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फाइनली स्पीड रेशियो N1/N6 बराबर होगा T2 इंटू T4 इंटू T6/T1 इंटू T3 इंटू T5। मतलब N1 जहाँ ड्राइवर की आरपीएम है, N6 जहाँ फॉलोअर की आरपीएम है, वहीं T2, T4 एंड T6 T2, T4 एंड T6 नंबर ऑफ टीथ है ड्रिवन गियर्स के, वहीं T1, T3 एंड T5 नंबर ऑफ टीथ है ड्राइवर गियर के। तो ऐसी कंडीशन में स्पीड रेशियो बराबर होगा स्पीड ऑफ फर्स्ट ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ लास्ट ड्रिवन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्रिवन अपॉन प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन द ड्राइवर। चलिए अब बात करते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन में। जब फर्स्ट गियर की एक्सिस और लास्ट गियर की एक्सिस को एक्सियल हो तो इस कॉम्बिनेशन को रिवर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, गियर 1 एंड गियर 4 इन दोनों की जो शाफ्ट की एक्सिस है वो को एक्सियल है, इस वजह से इस गियर ट्रेन को हमने नाम दिया है रिवर्टेड गियर ट्रेन। एज वी सी, गियर 1 ड्राइव्स गियर 2 इन अपोजिट डायरेक्शन। चूँकि गियर 2 एंड गियर 3 एक ही शाफ्ट पर माउंटेड है और कंपाउंड गियर बना रहे हैं, इसलिए गियर 3 भी गियर 2 के डायरेक्शन में ही मोशन करेगा। मतलब यहाँ पे गियर 2 अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो गियर 3 भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मोशन करेगा। नाउ गियर 3 ड्राइव्स गियर 4 इन अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन ऑफ गियर 1, इसलिए रिवर्टेड गियर ट्रेन में पहले और लास्ट गियर का मोशन का डायरेक्शन सेम होता है। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं गियर 1 और गियर 2 आपस में मैशिंग में है। क्योंकि गियर 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो गियर 2 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। क्योंकि गियर 2 एंड गियर 3 कंपाउंड गियर है और गियर 2 के कारण गियर 3 भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इस वजह से वो गियर 4 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगा। इट मीन्स पहला गियर जो कि गियर 1 है और लास्ट गियर जो कि गियर 4 है, दोनों का ही डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहेगा। तो रिवर्टेड गियर ट्रेन के अंदर
पहला और लास्ट गियर कोएक्सियल होता है, साथ ही पहले और लास्ट गियर के मोशन का डायरेक्शन भी सेम होता है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो गियर की जो आपस की सेंटर डिस्टेंस होती है वो इस तरीके से होती है कि गियर 1 की रेडियस प्लस गियर 2 की रेडियस, इन दोनों का सम गियर 3 की रेडियस प्लस गियर 4 की रेडियस के बराबर होगा। यानी R1 प्लस R2 बराबर R3 प्लस R4। इसी वजह से मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो T1 प्लस T2 बराबर है T3 प्लस T4 के। दैट्स वाई इनका स्पीड रेशियो इस तरीके से होगा N1 अपॉन N2 बराबर होगा T2 अपॉन T1 के। सिमिलर वे में N3 अपॉन N4 बराबर होगा T4 अपॉन T3 के। तो फाइनली आपस में दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, तो हम लोग प्राप्त करेंगे N1 अपॉन N4 बराबर T2 इंटू T4 अपॉन T1 इंटू T3। Now epicyclic gear train. In an epicyclic gear train, the axis of the shaft over which the gears are mounted may move relative to a fixed axis. In this figure, epicyclic gear train is shown, जिसमें गियर A एंड आर्म C कॉमन एक्सिस O1 के रेस्पेक्ट में रोटेट हो रही है, वहीं गियर B गियर A के साथ में मैशिंग में है और जो एक्सिस O2 के रेस्पेक्ट में रोटेट होता है। यदि आर्म C को फिक्स कर देवें तो ये गियर ट्रेन सिंपल गियर ट्रेन बन जाती है, जिसमें गियर A कैन ड्राइव गियर B और वाइस वर्सा। बट इफ गियर A is fixed and arm is rotate about axis of gear A or O1, then gear B is forced to rotate upon or around gear A. This type of motion is called epicyclic motion और इस कॉम्बिनेशन की गियर ट्रेन को epicyclic गियर ट्रेन कहते हैं। epicyclic गियर ट्रेन दो वर्ड से मिलकर बना है, EP एंड साइक्लिक, जहाँ EP का मतलब होता है अपॉन और साइक्लिक का मतलब होता है अराउंड। यहाँ पर जब गियर A को फिक्स किया गया तब आर्म रोटेट हुई, जिसके कारण गियर B भी गियर A के अराउंड रोटेट हुआ। इस वजह से इस गियर ट्रेन को epicyclic गियर ट्रेन कहा गया है। नाउ speed ratio of epicyclic gear train. Basically, there are two methods to find velocity ratio or speed ratio. First, tabular method. Second, algebraic method. Here, we are considering tabular method to solve velocity ratio. Step first is, first we assume the arm is fixed. Therefore, axes of both gears are also fixed relative to each other. Because of this, the gear train became simple gear train or compound gear train. Now, draw a table as shown in figure and mention revolution of elements with condition of motions. We consider clockwise direction as a negative और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव। नाउ जैसे आर्म C फिक्स है तो ऐसी कंडीशन में गियर A और गियर B आपस में मैशिंग में होंगे और सिंपल गियर ट्रेन में आएंगे। यदि गियर A एक रिवॉल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है तो ऐसी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू स्पीड रेशियो
NB upon NA बराबर TA upon TB. Since NA is equal to 1 revolution, therefore NB equal to TA upon TB and direction is clockwise, then we consider negative. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, आर्म फिक्स्ड, गियर ए रोटेट थ्रू वन रिवोल्यूशन, दैट इज वन रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज. तो आर्म सी फिक्स है, दैट्स वाई इसके रिवोल्यूशन 0. गियर ए वन रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है इसलिए पॉजिटिव 1. और गियर बी अकॉर्डिंग टू स्पीड रेशियो माइनस टी ए अपॉन टी बी. सेकेंड कंडीशन, यदि आर्म फिक्स है तो गियर ए रोटेट थ्रू एक्स रिवोल्यूशन. तो ऐसी कंडीशन में गियर सी 0, गियर ए प्लस एक्स और गियर बी माइनस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी बी रिवोल्यूशन करेगा. नाउ वी एड प्लस वाई रिवोल्यूशन टू ऑल एलिमेंट. तो आर्म सी प्लस वाई, गियर ए प्लस वाई एंड गियर बी आल्सो प्लस वाई. तो टोटल मोशन इज आर्म सी वाई रिवोल्यूशन करेगी, उस समय गियर ए एक्स प्लस वाई रिवोल्यूशन करेगा एंड गियर बी वाई माइनस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी बी रिवोल्यूशन करेगा. दिस इज आवर टेबुलर मेथड. नाउ we consider a numerical problem to solve velocity ratio by using tabular method. Our numerical is, in an epicyclic gear train, an arm carries two gears A and B having 36 and 35 teeth respectively. If the arm rotates at 150 rpm in the anti-clockwise direction about the center of the gear A, which is fixed, determine the speed of gear B. If the gear A, instead of being fixed, makes 300 rpm in the clockwise direction, what will be the speed of gear B? हमारे को यहाँ गिवन है TA number of teeth of gear A, that is 36, TB number of teeth of gear B is equal to 45 and arm C will rotate up 150 rpm. तो हमने सबसे पहले मान लिया कि हमारी आर्म C जो है वो फिक्स है और हमारी जो ये गियर ट्रेन है वो सिंपल गियर ट्रेन बनी है जिसमें गियर A गियर B को रोटेट कर रहा है. इसके लिए हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर किया है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर किया है. नाउ अब हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर हम लोग रिवॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट मेंशन करेंगे. रिवॉल्यूशन ऑफ एलिमेंट आर्म सी, गियर ए एंड गियर बी. नाउ कंडीशन फर्स्ट, आर्म फिक्स्ड, गियर ए रोटेट anti-clockwise with one revolution. तो आर्म सी चूंकि फिक्स है, दैट्स वाई 0, गियर ए प्लस 1 एंड अकॉर्डिंग टू स्पीड रेशियो गियर बी माइनस टी ए अपॉन टी बी. नाउ वी कंसिडर गियर ए विल रोटेट प्लस एक्स रिवोल्यूशन. सो फाइनली आर्म सी इज इक्वल टू 0, gear A plus x revolution, gear B minus x into TA upon TB. Now we add y revolution to all elements and then total motion is arm C is total y revolution, gear A x plus y revolution and gear B y minus x into TA upon TB. Now our question is, if the arm rotate at 150 rpm in the anti-clockwise direction about the center of the gear A, which is fixed, determine the speed of gear B. And second question is, if the gear A, instead of being fixed, makes 300 rpm
in the clockwise direction, what will be the speed of gear B? तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें बताया गया है कि आर्म सी जो है वो 150 आरपीएम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन कर रही है। क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं, देन इस वजह से प्लस वाई इज इक्वल टू 150, और हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि गियर ए फिक्स है, इस वजह से x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू 150 आरपीएम एंड बिकॉज गियर ए इज फिक्स, दैट्स वाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस वाई बराबर माइनस 150। स्पीड ऑफ गियर बी इज इक्वल टू एन बी बराबर y माइनस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी बी बराबर 150 माइनस एन माइनस प्लस इंटू 150 इंटू 36 अपॉन 45 इज इक्वल टू प्लस 270। इट मीन्स जब गियर ए फिक्स होवे और आर्म 150 आरपीएम से रोटेट होगी, उस समय गियर बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 आरपीएम रोटेट करेगा। वहीं सेकंड क्वेश्चन, जब गियर ए जो है वो फिक्स ना हो, उसके बजाय 300 आरपीएम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे, तो गियर बी की स्पीड क्या होगी? इट मीन्स प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 150 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 300। देन वी सॉल्व x बराबर माइनस 300 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 300 माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 450। सो स्पीड ऑफ गियर बी एन बी बराबर y माइनस एक्स इंटू टी ए अपॉन टी बी बराबर 150 प्लस 450 इंटू 36 अपॉन 45 इज इक्वल टू प्लस 510 आरपीएम, मतलब 510 आरपीएम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज direction. This is our answer.